नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भूपेंद्र दुबे। छत्तीसगढ़ में 1931 के बाद पानी को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा शुरू हो गई है। बस्तर में बेतरतीब हुई बारिश और गर्मी के समय में रायपुर के सूखने वाले गले की, लेकिन वर्तमान समय में जो पानी की स्थिति है, न तो गर्मी में पानी दे पाने का प्रबंधन है और न बारिश में उस पानी को रोक पाने का। एक लंबे अंतराल के बाद पानी ने जिस तरीके से सवाल खड़ा किया है, अगर हम आगे की सोच लें, सिर्फ एक दशक बाद अगर ऐसी स्थिति बनती है तो पूरे छत्तीसगढ़ का क्या होगा। जो स्थिति बनी है उस पर भी समझेंगे, न बने उसके लिए क्या करना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर विपिन दुबे जी हैं, भूजल वैज्ञानिक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दुबे जी। सर, जिस तरीके की स्थिति पिछले 4 दिनों में बारिश के बाद बनी है, जी जी, कैसे देख रहे हैं इसे? क्योंकि ये कहा जा रहा है बड़े लंबे अंतराल बाद इतनी बारिश हो गई, बड़े लंबे अंतराल बाद बारिश हो गई, इसलिए स्थिति बन गई। बारिश तो पूरे भारत देश में शुरुआत से बहुत अच्छी हो रही है, चाहे वो 1931 की बात हो या 2025 की बात हो। वो अपने हिसाब से बहुत अच्छे से हमें बारिश दे रही है, लेकिन हम मनुष्य जो है उस बारिश के पानी को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने के लिए और उसका उचित प्रबंधन करने के लिए हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा है। और यही वजह है कि आज जो है हम भीषण जल संकट के रूप में उसको हम देख रहे हैं। चाहे वो संकट पीने योग्य पानी के लिए हो, चाहे कृषि कार्य के लिए हो, या फिर डैम में उसको संचित करने का मामला हो, या नदी जो गर्मियों में सूख जाती है। पहले नदियों में लबालब पानी भरा होता था, उसकी बात करें, या तालाबों की स्थिति की बात में करें। कुल मिलाकर इतनी अच्छी बारिश होने के बाद भी हम उस संकट के दौर से गुजर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है। सर, अगर हम लोग अभी बस्तर की बात कर लें जी, एक बड़ी तबाही बस्तर में हुई है। सरकार उसकी समीक्षा कर रही है। उनका कहना है कि आने वाले समय के लिए योजना बनानी है। क्या योजना हो सकती है सर? आने वाली योजना जो है सरकार को यही करना होगा कि बारिश का पानी जिसे वो प्रबंधन अच्छे से नहीं कर पा रही है, उसके प्रबंधन के लिए उनको गहराई से और वैज्ञानिक तरीके से उसको कैसे कंट्रोल में हम कर सकते हैं, उसके बारे में उसे सोचना होगा। क्योंकि बस्तर में जो अभी स्थिति खराब हुई है उसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ की जितनी नदियाँ हैं वो श्रिंक हो रही हैं, जितने जो सिंचित क्षेत्र हैं वो श्रिंक हो रही है, वहाँ की जो जंगलें हैं, जंगलों की कटाई अंधाधुंध हो गई है। जो बारिश के पानी को रोकने में सक्षम होती थी वो चीज़ें वहाँ की ख़त्म हो गई है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ही सीरियसली आकलन शासन को करना होगा, ताकि बारिश के पानी को जो तबाही मचा रही है उससे वो बच सके। इसके साथ ही जो भीषण शहरीकरण और भीषण जो कंक्रीटीकरण हो रही है शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में भी, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है बारिश के पानी को नहीं रोक पाने का, और वो गाँव में घुस करके वो अपनी तबाही मचाता है। तो इस पर शासन को बहुत ही उचित रूप से ध्यान दे करके उसका एक बहुत ही सीरियस कारण ढूंढना होगा कि इसका प्रबंधन हम कैसे करें, ताकि वो बारिश का पानी जो पहले कभी इतनी तबाही नहीं मचाती थी वो अब ऐसा क्यों कर रही है, तो उसका ध्यान शासन को रखना होगा। नहीं, एक चर्चा शुरू हो रही है सर डिसिल्टेशन की, कि डैम जो हैं छत्तीसगढ़ के उसमें 8.7% का सिल्टेशन हुआ है, तो उसके डिसिल्टेशन की बात हो रही है। और मुख्यमंत्री अपनी समीक्षा में कहते हैं कि भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो भविष्य में ऐसी गलती न हो उसकी तैयारी के बजाय चेतावनी पर सिर्फ काम करना, लगता है कि ये छत्तीसगढ़ या फिर जो एरिया इससे प्रभावित हुए हैं उसके विकास को किसी दिशा में ले जाएंगे?
यदि ऐसे ही हम केवल ऊपरी तौर पर बात करने से अब हमारा काम नहीं चलने वाला है। यदि हम ठोस कार्यवाही करने का यदि सोच रहे हैं तो वो कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में जितने भी नदियां हैं, जितने भी डैम्स हैं, जितने भी पॉन्ड्स हैं, उसमें सिल्टेशंस बहुतायत मात्रा में हो चुकी है ऑलरेडी इतने सालों से, जिसकी आज तक के सफाई का कार्यक्रम केवल कहना चाहिए कि पेपर पर होता है और वो हो नहीं रहा है वास्तव में। यदि ऐसा हुआ था तो मेरे को नहीं लगता कि जो बहुत सा पानी जो बाढ़ के रूप में बहुत से विभिन्न क्षेत्रों को बर्बाद करती है, तबाही मचा देती, वो नहीं करती है। तो डिसिल्टेशन का काम तो अति आवश्यक है, क्योंकि उससे आपके पानी के जो कैपेसिटी है वो हर क्षेत्र में बढ़ेगी और इसे शीघ्र करने की आवश्यकता है, जिससे कि आने वाले समय में और अभी जो हो रहे हैं उन तबाहियों को हम रोक सकें। सर, आपका एक बड़ा अच्छा स्लोगन आपने लोगों को जानकारी के लिए दिया है कि भारत में पानी की कमी नहीं है, भारत का पानी बाहर जा रहा है, इसे रोकने की योजना चाहिए। कुछ इस तरह के आपने एक बात कही थी, मुझे याद आ रहा है। छत्तीसगढ़ में ऐसी क्या है कि पानी छत्तीसगढ़ से बाहर जा रहा है, इसको रोकने के लिए कुछ किया जा सकता है, या फिर ये पानी यूं ही रहेगा, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? सभी लोग कहते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भारत देश पानी के संकट के दौर से गुजर रहा है, और हर जगह मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इंडिया इज़ नॉट रनिंग आउट ऑफ वाटर, वाटर इज़ रनिंग आउट ऑफ इंडिया जी। तो ये जो पानी भारत देश से जो बाहर जा रहा है विभिन्न क्षेत्रों से, उसे हमें रोकना होगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो या विभिन्न राज्यों की बात हो। और जब जल शक्ति मंत्रालय ये स्लोगन देती है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, तो ये स्लोगन यथार्थ में मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छे से भी हो पा रहा है। क्योंकि इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्थिति इतनी बारिश होने के बाद में हम गर्मी के दिनों में जितने जो विभिन्न जो शहर हैं, विभिन्न जो जिला हैं, वो बड़े प्यासे रह जाते हैं और टैंकरों की भरमार दौड़ लगी रहती है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो 1200 mm की बारिश होने के बाद भी जैसे जैसे बारिश का मौसम ख़त्म होने के कगार में रहता है और अक्टूबर नवंबर जैसे जैसे ये महीना बढ़ता जाता है और भूजल की जो स्तर है उसमें कमी आती जाती है, इसका स्पष्ट संकेत है कि जितनी भी बारिश धरती के ऊपर में गिर रही है उसका धरती के अंदर में उसका समावेश या अंदर वो नहीं जा पा रहा है। और यही कारण है कि गर्मी के दिनों में अधिकांश ट्यूबवेल रायपुर शहर के हो चाहे पूरे भारत देश के, उसकी स्थिति बहुत ही खराब और बहुत ही दयनीय होती है। क्योंकि वर्षा के जल को भीतर जाने के लिए हमने किसी भी प्रकार का मिट्टी वाला क्षेत्र छोड़ा ही नहीं है, तो इनफिल्ट्रेशन कहाँ से होगा, इसके बारे में हमने नहीं सोचा है। और उसका मुख्य कारण यह है कि हमने बेतरतीब तरीके से अर्बनाइजेशन कर दिया है, कंक्रीटीकरण कर दिया है। इवन यहाँ तक कि हमने वेटलैंड सभी शहरों में थोक के भाव में कई एकड़ों में वेटलैंड रहते थे। एक वेटलैंड से आप मान के चलिए कि 10 लाख से 15 लाख लीटर बारिश के पानी को उसको अवशोषित करने की क्षमता होती है। वो पूरे वेटलैंड भी हमने ख़त्म कर दिए, पॉन्ड के दायरे को भी हमने सीमित कर दिए, नदी में भी एनक्रोचमेंट हो गया है, डैम में सिल्टेशन हो गया है। तो अब पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ से? तो इस बारे में शासन को बहुत ही उसको चेतावनी नहीं, उस पर क्रियान्वित करने के लिए अगर हम क्रियान्वयन के लाइन पर लौटते हैं तो जितना पानी इस बार छत्तीसगढ़ को मिला है, जी जी, 1931 के बाद 2031 6 साल बाद आने वाला है, जी जी, अगर हम इस 100 साल में जल प्रबंधन की बात करें और आज 2025 में 1931 का उदाहरण दिया जा रहा है, तो जो भी पानी आज हमारा बह गया या जो पानी हमें तबाही दे गया, ये न करे, इसके लिए क्या प्रबंधन हो सकता है? आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो शासन को यही सलाह देना चाहूँगा और जितने भी आधिकारिक लोग हैं उनको, कि जल प्रबंधन
पर उचित रूप से ध्यान देना ही होगा, और वो है वाटर कंजर्वेशन, वर्षा जल संग्रहण एवं संचयन का काम बेहद सुचारू रूप से, बेहद तकनीकी रूप से, और जैसे नगर निगम ने उसे मैंडेटरी किया हुआ है और उस पर किसी प्रकार की कोई इम्प्लीमेंटेशन या कार्यवाही बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो उन सब चीज़ों पर शासन को मॉनिटरिंग करनी होगी कि बारिश का पानी यदि धरातल पर, धरती पर गिर रहा है तो उसका उचित प्रबंधन क्यों नहीं हो रहा है, और ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से हमारे शहर के, विभिन्न शहरों के जो बोरवेल है वो सूख जाते हैं, यहाँ तक कि तालाबों में भी पानी नहीं रहता है, नदियाँ भी सूख जाती है। तो उस प्रबंधन को ले करके शासन को विभिन्न कार्यक्रम चला करके उस पर उचित ध्यान आकर्षित करना होगा। सर, नदी जोड़ो योजना भी छत्तीसगढ़ की बड़ी योजनाओं में है। अगर उस नदी जोड़ो योजना को सरकार जमीन पर उतारती है जी, इससे कुछ राहत मिलेगी? इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, जो नदियों का जोड़ आपने कहा, ये मैं 2002 में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में गया था, जहाँ पर डॉक्टर APJ कलाम और माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे उस सेमिनार में। उनका ये बहुत ही दूरदृष्टि वाला एक सपना था कि हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर करके वो जो बाढ़ का पानी जिसे हम पूर्ण रूप से बह जाने देते हैं, समुद्र में जाकर वो मिल जाता है, उसका रिवर को लिंक करके उसका उचित प्रबंधन करके उस पानी को हम कृषि कार्य में नहरों के माध्यम से लगाएं, ताकि कृषि कार्य में होने वाले पीने के पानी का जो उपयोग होता है वो पानी हम शहरों में या लोगों के पीने के लिए बचा लें। ये एक बहुत अच्छा प्रयास था, और अभी कुछ जगह में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें प्रयास कर रही है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के लिए। यदि ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि उचित जल प्रबंधन का काम जो हम सोच रहे हैं उससे हमको एक बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। बस हमें ये जरूर देखना होगा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर से जो विभिन्न हमारे जो कृषि क्षेत्र हैं, जो सिंचित क्षेत्र हैं, और जो हमारी जो जंगलें हैं जिससे वनोपज है, जहाँ से हमें भरपूर मात्रा में जो लाभ मिलता है, वहाँ के रहवासियों को उनका बहुत ज़्यादा ऐसा नुकसान ना हो, और उसकी भरपाई करने के लिए शासन जो है उसका कुछ उचित प्रबंधन करे, उसकी कहना चाहिए कि उसके ऊपर परिप्रेक्ष्य में, तो मेरे को लगता है कि हमको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। सर, बोधघाट परियोजना और इंद्रावती रिवर को जोड़ने की चर्चा काफ़ी जोरों पे है, और उसमें यह भी कहा जा रहा है कई लाख हेक्टेयर सिंचित होगा। पानी बचेगा? इसको हम डाइवर्ट कर पाएंगे? जिस बाढ़ के पानी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या इसके होने से कुछ राहत मिल पाएगी? इंद्रावती रिवर को पानी को बचाने के लिए जो बोधघाट परियोजना शासन ने की है, मेरे ख्याल से वो परियोजना काफ़ी समय से लंबित भी रहा है, और हमेशा उस पर हर सरकार जो है उसे नहीं लागू करने का प्रयास किया गया है, और कई सरकारें जो आई है राज्य में वो विभिन्न समय पे उसको लागू करने का प्रयास भी किया गया है। लेकिन जहाँ तक मेरे को ज्ञात है कि वहाँ के जो रहवासी है, जिस क्षेत्र में वनांचल में इसको बनाने की तैयारी शासन कर रही है, वहाँ के लोग नहीं चाहते कि ये परियोजना वहाँ पर आए, क्योंकि उनको उससे बेहद नुकसान की संभावना है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा सिंचित क्षेत्र, वो जनजातीय लोगों का जो जीवन यापन का जो साधन है, उनका जो तरीका है, उनका जो रहना है, और उनकी जो डिपेंडेंसी उन पूरे उस क्षेत्र में होने वाले उपज के ऊपर में है, तो वो शायद वो खतरे में पड़ सकता है। मुझे इस परियोजना को लागू करने के पहले और एक बेहद वैज्ञानिक तरीके से सोच की आवश्यकता है। फ़ायदा तो मिल सकता है, लेकिन उससे और बहुत सारे नुकसान होने की भी अपने को गंभीर परिणाम मिलने के चांसेस है। और पानी को बचाने का सोच रहे हैं तो और भी कोई तरीका उन्हें सोचना चाहिए जिससे वो एरिया में पानी की उपलब्धता भरपूर मात्रा में रहे और वो पूर्ण रूप से सिंचित रहे, क्योंकि उस क्षेत्र के जो किसान हैं आज भी बिना डैम के
अच्छी खेती कर रहे हैं और उनको पर्याप्त मात्रा में बारिश का पानी मिल रहा है और वो उस पानी की उपलब्धता में अपनी जो जीविका है उस यापन जो है वो बहुत अच्छे से वहाँ पर कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस पर एक विचारणीय स्थिति है, तो इस पर थोड़ा और भी विचार करके उसके परिणाम देखने चाहिए। चलिए डॉक्टर विपिन दुबे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ईटीवी के साथ इतनी चर्चा करने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद दुबे जी। पानी, अब बिन पानी सब सून की कहानी है। ज़्यादा हुआ तो मुश्किल है, कम हुआ तो जीवन ही नहीं है। बचे कैसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि 1931 के बाढ़ की दुहाई 2025 में है, और अगर 2025 की दुहाई इसी तरीके से आने वाले सालों में दी गई तो प्रलय कैसा होगा, इसका आकलन करना इस आधार पर है कि अब वो 5 जिंदगियां जो बह गई हैं, जिनके लिए एक आश्वासन भर है, उनकी पीड़ा अंतहीन है। पानी का बहाव चालू रहेगा, जीवन की दिनचर्या चालू रहेगी, जिंदगियां भी चलती रहेंगी, लेकिन अगर कुछ रुक गया तो उनकी सांसें और सोच में बस उनकी एक तस्वीर। वजह हमारी वो कार्यपद्धति, हमारी वो कार्यशैली जिसने बेहतर जल प्रबंधन के लिए बहुत कुछ नहीं किया। जैसा डॉक्टर विपिन दुबे जी का कहना है कि बड़ी सोच के साथ बड़ी परियोजना उतारनी पड़ेगी, ताकि जो पानी भारत के बाहर जा रहा है, कम से कम छत्तीसगढ़ इतना कर सके कि छत्तीसगढ़ का पानी भारत के उस रास्ते से बह न जाए जो छत्तीसगढ़ की खेती के लिए ज़रूरी है, जीने के लिए ज़रूरी है, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो ज़रा विचार करिए, जो भी इसके लिए नीति बना रहे हैं, निवेदन यही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।